हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल डी एजुकेशन क्लब। जैसा कि आप जानते हैं, हम बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 6 की इकोनॉमिक्स की बुक को पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है डेटा विश्लेषण के लिए बुनियादी कंप्यूटेशनल तकनीक। इसमें हमारा 4th चैप्टर चल रहा है। 4th चैप्टर की एक वीडियो ऑलरेडी आपकी अपलोड हो चुकी है। आप प्लीज़ उसे जाकर देख लीजिए अगर आपने नहीं देखी है, और अगर आपने देख ली है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो आज हम इसी चैप्टर की वीडियो नंबर 2 देखेंगे। आज हम इस चैप्टर को कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं आपका चैप्टर। तो चलिए आज का जो चैप्टर है हम शुरू करेंगे संचय आवृत्ति सारणी के उपयुक्त विषमता का गुणांक ज्ञात करेंगे। यानी कि हमें सबसे पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करना है। तो क्वेश्चन क्या कहता है, आपको विषमता का गुणांक ज्ञात करना है। यहाँ पे आपको एज दी गई है एंड पर्सन दिया गया है, यानी कि आपको फ्रीक्वेंसी दी गई है एंड आपको सीरियल नंबर दिया हुआ है। चलिए देख लेते हैं कि इसके आगे आपको क्या करना है। आपको सबसे पहले एक टेबल ड्रॉ करनी है। टेबल में आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप एज डिफरेंस लिखेंगे, देन उसके बाद आप क्या लिखेंगे, यहाँ फ्रीक्वेंसी लिखेंगे। फिर उसके बाद आपकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी कि सीएफ आता है। सीएफ निकालने का बहुत आसान सा तरीका होता है। आपको पहली वाली जो फ्रीक्वेंसी है उसको सेम एज इट इज रखना है, और फिर उसके बाद क्या करना है, दूसरी वाली फ्रीक्वेंसी में अपनी सीएफ को जोड़कर नीचे वाला सीएफ निकलेगा, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, 19 में 29 को जोड़ेंगे तो ये 48 आ जाएगा। देन उसके बाद 27 में इसको जोड़ेंगे तो ये नीचे वाला आ जाएगा। फिर उसके बाद 19 में 75 को जोड़ेंगे तो ये वाली कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आएगी। एंड देन आपको 12 में इसे जोड़ना है। देन उसके बाद आपको सबसे लास्ट वाली कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी देखने को मिलेगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि सीएफ कैसे निकालना है। आपको बहुत ही ध्यान से सीएफ निकालना है, इसमें मिस्टेक नहीं करनी है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत आसान भी है। आप इजीली इसमें मार्क्स ला सकते हैं अगर आपको पता है कि सीएफ कैसे निकालना है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको एन की संख्या पता होनी चाहिए। एन का मतलब क्या होता है, एन का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी का जोड़। मैं आपको बहुत बार कई वीडियोज़ में बता चुकी हूँ कि एन का मतलब होता है फ्रीक्वेंसीज का जोड़। तो जितनी भी फ्रीक्वेंसी है आपको उन्हें जोड़ लेना है, एंड देन उसके बाद आप एन की वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पे क्या करना है, आप अगर देखेंगे तो इन दिस केस द लोअर लिमिट ऑफ फर्स्ट ग्रुप इज नॉट गिवन, देयरफॉर द बेस्ट मेजर ऑफ सीक्वेंस इज बाउलेज मेथड। यानी कि हमें क्या करना है, देखिए मैं आपको बता दूं कि लोअर लिमिट जो है वो दे नहीं रखी, यानी कि ये रही, दिस वाज द लोअर लिमिट। तो हमें सबसे पहला वाला नंबर नहीं दे रखा है, इसका मतलब हमारे पास लोअर लिमिट नहीं है। इसी वजह से हमारे पास बेस्ट ऑप्शन क्या है कि हम बाउलेज जो मेथड था उसके साथ जाएँ। यहाँ पर हम बाउलेज मेथड लगा सकते हैं, जिसकी वजह से हमारा आंसर जो है वो आसानी से निकल के आ जाएगा। एंड आपको कल मैंने बताया था कल की वीडियो में कि बाउलेज मेथड क्या है एंड उसके क्या क्या फॉर्मूलेज होते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो आप कल वाली वीडियो को जाके चेकआउट कर सकते हैं, यानी कि इसका जो पार्ट 1 है, चैप्टर नंबर 4 का जो पार्ट 1 है उसको चेकआउट कर सकते हैं। एंड उसके बाद आप इस वीडियो को देखिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है। एंड अगर आपने अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, और जो इससे पहले वाली वीडियो है उसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद हम देख लेते हैं कि यहाँ पे बाउलेज जो मेथड है उसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है। ये होता है Q3 + Q1 - 2 मीडियन अपॉन में Q3 - Q1, ठीक है। ये फॉर्मूला मैंने आपको कल भी कई बार बताया था, बहुत आसान सा फॉर्मूला है। अगर आप 3-4 बार इसे पढ़ेंगे तो ही आपको याद हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमें सबसे पहले क्या करना होता है, Q3 Q1 एंड मीडियन की वैल्यू निकालनी होती है, यानी कि Q3 Q1 और मीडियन की वैल्यू निकालनी है। तो हम मीडियन निकालेंगे मीडियन वाले फॉर्मूले से। मीडियन वाला फॉर्मूला मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ, फिर से देख लेते हैं। तो मीडियन का फॉर्मूला होता है L + n/2 - CF, देन बटे में होता है 5 इंटू में I, ठीक है। ये होता है हमारे पास जो डिफरेंस होता है, हम इसे I बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मीडियन हैज़ n/2 आइटम्स, यानी कि मीडियन जो है उसके पास n/2 आइटम्स हैं, यानी कि हम कह सकते हैं टोटल 53 आइटम्स है, यानी कि 106/2 होगा। तो 106/2 को जब हम सॉल्व करेंगे तो 2 से अगर हम 106 को काटेंगे तो वो 53 बार में जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो मीडियन के आइटम है वो कितने हैं, वो 53 हैं। चलिए आइए देख लेते हैं। और जो 53 होगा, देखिए कहाँ लाई करेगा। 53 जो होगा वो 40 एंड 45 के बीच में तो लाई करेगा। देखिए क्यों, क्योंकि उसके बाद तो ये ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। यानी कि हम ज़्यादा वाली नहीं ले सकते, 50 से 60 वाली नहीं लेंगे, हम 50 से कम वाली लेंगे। इसी वजह से ये जो लाई करेगा ये 40 एंड 50 के बीच में लाई करेगा। एंड उसके सामने अगर हम देखेंगे तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो होगी वो 75 है। देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ टेबल में, यहाँ पे देखिए। तो हम बात कर रहे हैं 40 to 50 वाले ग्रुप की। इस वाले ग्रुप में हम देखेंगे कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है वो 75 है। एंड अगर हम फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे तो 27 है। और ये तीनों ही चीज़ें हमारे लिए काम की हैं, 40, 50 एंड देन उसके बाद 27 एंड देन 75। आई होप आप
इस लाइन को अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं कि ये कैसे ज़रूरी है और कहाँ कहाँ यूज़ होगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि मीडियन ग्रुप जो है वो 40 to 50 है, यानी कि मीडियन ग्रुप क्या है 40 to 50। उसके बाद यहाँ पे अगर हम आई की वैल्यू देखें तो 40 एंड देन उसके बाद जो डिफरेंस होगा वो 10 होगा। फ्रीक्वेंसी जो होगी वो 27 है एंड n/2 हम 53 लेंगे एंड देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है वो हमारी 48 है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मीडियन निकालने के लिए हमें क्या करना है, हमें मीडियन का फॉर्मूला रखना है, सारी चीज़ों को पुट करना है, देन हमारा जो मीडियन होगा वो 41.9 होगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, Q1 एंड Q3 की वैल्यू निकालनी है। तो आपको Q1 एंड Q3 की वैल्यू निकालनी आनी चाहिए। कल वाली वीडियो में हमने Q1 एंड Q3 की वैल्यूज़ भी निकालना सीखा था। तो यहाँ पे आपकी ये Q1 की वैल्यू है, देन उसके बाद आपकी Q3 की वैल्यू है, ठीक है। चलिए आइए देख लेते हैं कि इसको कैसे पुट करना है बाउलेज मेथड में। तो यहाँ पे क्या है, आपके पास बाउलेज मेथड का फॉर्मूला रखा हुआ है। यहाँ ये वाला फॉर्मूला बाउलेज मेथड का है, मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, इससे पहले भी अभी मैंने आपको बताया था। तो फॉर्मूला है Q3 + Q1 - 2 मीडियन। आपको क्या करना है, यहाँ पे Q3 की वैल्यू पुट करनी है, यहाँ पे Q1 की वैल्यू पुट करनी है एंड यहाँ पे मीडियन की वैल्यू पुट करके उसे 2 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। यहाँ ब्रैकेट के बाहर है, दैट मीन्स कि यहाँ पे वो मल्टीप्लाई में है, तो इसी वजह से आपको मीडियन के साथ उसे मल्टीप्लाई करना है। तो उसके बाद Q3 - Q1 करना है, ठीक है। तो आप जैसे ही सारे वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट करेंगे आपका जो आंसर है वो आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक और क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित सारणी से कार्ल पियर्सन की विषमता का गुणांक ज्ञात करें। यानी कि हमें क्या करना है, अब विषमता का गुणांक ज्ञात करना है। हमने कल भी सीखा था कि विषमता का जो गुणांक होता है उसे कैसे ज्ञात करते हैं। तो चलिए आज भी देख लेते हैं। यहाँ पे हमें सीरियल नंबर है दिया हुआ है एंड फ्रीक्वेंसी दी हुई है। चलिए आइए देखते हैं इसको कैसे करना है। सबसे पहले हमें टेबल ही बनानी है एंड टेबल में भी हमें पता होना चाहिए कि CF कैसे निकालना है। मैं आपको फिर से बता देती हूँ कि सबसे पहले आपको टेबल में सीरियल नंबर लिखना होता है, देन आपको फ्रीक्वेंसी लिखनी होती है, फिर आपको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी होती है। एंड कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना बहुत आसान होता है, बस आपको एक बार आना चाहिए। आपको क्या करना है, सबसे पहले पहली जो फ्रीक्वेंसी है आप उसको एज इट इज़ रख देंगे, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, दूसरी वाली फ्रीक्वेंसी यानी कि ये जो 40 है इसमें आप अपनी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को जोड़ेंगे एंड देन आपकी सेकेंड वाली कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। उसके बाद आप क्या करेंगे, थर्ड वाली फ्रीक्वेंसी में आप सेकंड को जोड़ेंगे, देन उसके बाद ये फाउंड होगा। अब उसके बाद क्या करना है, आपको इसमें इसको जोड़ना है, देन ये फाउंड होगा। देन आपको 10 में 70 को जोड़ना है तो ये फाउंड होगा। देन 40 में आपको 80 को जोड़ना है तो 120 फाउंड होगा। देन उसके बाद आपको 16 में 120 जोड़ना है, देन उसके बाद आपको 136 फाउंड होगा। देन 14 में आपको 136 ऐड करना है तो आपको 150 फाउंड होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को कैसे निकालना है, ठीक है। उसके बाद आपको n की वैल्यू देखनी है, तो n होगा हमारा 150, यानी कि फ्रीक्वेंसी का जो योग होता है, हम कह सकते हैं जो सम होता है, आपको वो मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप क्या करना है, देखिए देख लेते हैं। तो in this problem there are 2 model group, therefore the value of model is I'll defined this formula of Carl Pearson is applied to the find coefficient of sequence। यानी कि हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें कार्ल पियर्सन का फॉर्मूला लगाना है, क्योंकि क्वेश्चन में भी यही दिया गया था। तो हमें क्या करना है, कार्ल पियर्सन का फॉर्मूला लगाना है। और कार्ल पियर्सन का फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया था कि कार्ल पियर्सन का जो फॉर्मूला है वो क्या है। तो कार्ल पियर्सन का फॉर्मूला है 3 मीन माइनस मीडियन अपॉन में आपका जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होगा वो, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे पहले मीडियन निकालना है। मीडियन निकालेंगे क्योंकि यहाँ पे हमें मीडियन की भी ज़रूरत है और मीन की भी ज़रूरत है, तो हम मीन मीडियन दोनों निकालेंगे। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, इसे फॉर्मूला में पुट कर देंगे, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसकी टेबल बनाना देख लीजिए एक बार कि आपको इसकी टेबल बनानी आनी चाहिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। आपको क्या करना है, सबसे पहले अपना सीरियल नंबर लिखना है, फ्रीक्वेंसी लिखना है एंड आपको अपना मिड पॉइंट लिखना है, ठीक है। आई होप इतना तो आप लिख देंगे। मिड पॉइंट कैसे लिखेंगे देख लीजिए, पहली बात सुन लीजिए कि मिड पॉइंट कैसे लिखेंगे। तो 0 से 10 के बीच में जो मिड पॉइंट होगा वो क्या होगा, वो 5 होगा। एंड 10 से 20 के बीच में क्या होगा, 10 से 20 के बीच में क्या होगा, वो 15 होगा। एंड 20 से 30 के बीच में क्या होगा, 28 होगा। आपको बिल्कुल मिड पॉइंट फाइंड करना है। दोनों को जोड़कर आप 2 से डिवाइड कर सकते हैं, देन आपको मिड पॉइंट मिल जाएगा, ठीक है। और मिड पॉइंट के आसपास की जो वैल्यूज़ हैं वो आपको मिल जाएंगी, आप उसी तरीके से लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है। देन उसके बाद यहाँ पे आपको d2 FD एंड FD स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। तो आपको क्या करना है, आपको ये निकालना आना चाहिए। D से आप निकालेंगे D का स्क्वायर, FD से आप निकालेंगे FD का स्क्वायर। कैसे निकलेगा देख लीजिए। माइनस का 4 है D, आपको क्या करना है, डिफरेंस का स्क्वायर कर देना है। तो 4 चौक 16 होता है, यानी कि 4 का स्क्वायर अगर हम 4 की गुणा 4 से करेंगे तो दैट मीन्स कि वो 16 होगा, ठीक है। तो 4 का स्क्वायर लिखना है। उसके बाद आपको 3 का स्क्वायर लिखना है, तो ये D का स्क्वायर हो जाएगा। 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा, ठीक है। देख लीजिए, मैं आपको एक बात बता दूँ कि आप कभी भी किसी भी नंबर
नंबर का स्क्वायर करते हैं तो वो कभी भी माइनस में नहीं आता। ये मत सोचिएगा कि ये नंबर अगर नेगेटिव है तो ये जो स्क्वायर होगा वो भी नेगेटिव होगा, नहीं, कभी नहीं होता। चाहे आप पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर करें, चाहे आप नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करें, कभी भी आपको नेगेटिव स्क्वायर नहीं मिलेगा, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए, आपको FD निकालना है एंड FD निकालने के बाद आपको FD का स्क्वायर कर देना है, ठीक है। और आपको FD कैसे निकालना है, देख लीजिए, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दी हुई है और यहाँ पे आपको डिफरेंस दिया गया है। तो आप क्या करेंगे, इन दोनों की गुणा करेंगे, इन दोनों की गुणा करने के बाद आपको FD मिलेगा। तो अगर हम 4 10 जा करें तो 40 होगा, देन उसके बाद 43 जा करें तो 120 होगा, देन उसके बाद 22 जा करें तो 40 होगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर क्या करना है, आपको सारे FDs का स्क्वायर करना है, 40 का स्क्वायर करना है, देन उसके बाद आपको 120 का करना है, देन आपको उसके बाद 40 का करना है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, जो है व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन मीन, मीडियन एंड मोड इन। देखिए क्या दिया हुआ है, यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस हैं एंड यहाँ पे एक क्वेश्चन है और यहाँ पे ये क्वेश्चन का फॉर्मेट है, ठीक है। यहाँ पे पूछा है कि मीन, मीडियन, मोड का इस वाले क्वेश्चन में क्या रिलेशन होगा, ठीक है। ऑप्शंस भी दिए हुए हैं, आपको इन किसी एक ऑप्शन को टिक करना है, बट उसके साथ साथ आपको रीजन भी तो पता होना चाहिए कि क्यों। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, फ्रॉम द फॉलोइंग मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 120 स्टूडेंट्स ईच इन सेक्शन A एंड B ऑफ द क्लास द फॉलोइंग मेजर आर सिक्योर्ड। देखिए क्या है, यहाँ पे सेक्शन A है एंड यहाँ पे सेक्शन B है। मीन जो है उनका 47 है एंड इसका मीन 48 है। स्टैंडर्ड डाइवेशन 15 है, यहाँ पे भी स्टैंडर्ड डाइवेशन 15 है। देन मोड इसका 52 है एंड यहाँ पे 45 है। अगर मैं बात करूँ इन वैल्यूज़ की तो ऑलमोस्ट जो ग्राफ है वो ज़्यादा दूर नहीं जाएगा, यानी कि यहाँ और यहाँ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। और अगर हम स्टैंडर्ड डाइवेशन की बात करें तो बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं है, दोनों ही सेम है एंड मोड में भी ज़्यादा फर्क नहीं है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि इनमें ज़्यादा डिफरेंस ना होने की वजह से ये ज़्यादातर जो है वो एक दूसरे के बराबर ही बैठेंगे, ठीक है। फिर भी देख लेते हैं कि इनके बीच में क्या रिलेशन होगा। तो यहाँ पे सोल्यूशन में दे रखा है, इन द रिलेशनशिप बिटवीन मीन, मीडियन एंड मोड इज डिफरेंट केसेस कैन बी एस्टैब्लिश्ड एज इन साइमेट्रिकल कर्व। देखिए साइमेट्रिकल कर्व क्या होता है, जहाँ पे सारी चीज़ें एक दूसरे के बराबर होती हैं। मैंने आपको बताया था कि ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है तो साइमेट्रिकल कर्व बनता है, ठीक है। सो देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ सीकनेस, सो देयरफॉर इन दिस केस द वैल्यू ऑफ मीन, मीडियन, मोड इज इक्वल, ठीक है। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि मीन, मीडियन, मोड जो है वो बिल्कुल इक्वल है और कह सकते हैं कि यहाँ पे कोई भी चीज़ नहीं बन रही है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमने कल एक चीज़ पढ़ी थी कि इसको जीरो कंडीशन बोलते हैं, ये जो कंडीशन है ये जीरो है। उसके बाद हमने एक पॉजिटिव कंडीशन पढ़ी थी और एक नेगेटिव कंडीशन पढ़ी थी, ठीक है। चलिए इसे भी देख लेते हैं। इन नेगेटिव स्पीड कर्व द वैल्यू ऑफ द मीन इज लेस देन मीडियन इज लेस देन मोड, यानी कि जहाँ पे मीन की वैल्यू किससे, मीडियन से कम हो एंड मीडियन जो है वो किससे कम हो, मोड से कम हो, तो उस टाइम पे हम नेगेटिव रिलेशन देख सकते हैं। बट जहाँ पे हम बात करेंगे कि इन द पॉजिटिव सिग्ड कर्व द वैल्यू ऑफ मीन इज ग्रेटर, यहाँ पे मीन ग्रेटर होगा देन मोड एंड यहाँ पे हम कह सकते हैं इन अदर वर्ड मीन, मीडियन, मोड। सी यहाँ पे मीन बड़ा है मीडियन से एंड मीडियन बड़ा है मोड से, तो यहाँ पे सारी चीज़ें बड़ी हैं एक दूसरे से, ठीक है। तो जब भी मीन, मीडियन जो होंगे वो मोड से बड़े होंगे, उस कंडीशन में जो रिलेशन बनेगा वो पॉजिटिव रिलेशन होगा, ठीक है। आई होप आपको ये रिलेशन समझ में आ गया होगा। यहाँ पे आपका जो लास्ट टॉपिक है वो है पृथुशीर्तव, क्योंकि जब हमने चैप्टर शुरू किया था तब इसका नाम हमने देखा था पृथुशीर्तव की माप। तो चलिए देख लेते हैं इसे क्या कहते हैं। यह भी आवृत्ति सारणी की एक विशेषता है। इसका प्रयोग प्राय 2 या 2 से अधिक सममित वितरणों की तुलना करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। एक सीमित वितरण की विशेषता यह होती है कि उसमें मीन, मीडियन, मोड बराबर हो। पृथुशीर्तव केवल यह बताता है कि कोई समुचित वक्र किस सीमा तक साधारण वक्र से कम ऊंचाई की है या अधिक ऊंची है, यानी कि हम ये कहते हैं कि ये सिर्फ वक्र के बारे में बताता है कि कोई वक्र जो है वो कितनी ऊंची है, कम ऊंची है या ज़्यादा ऊंची है। इसीलिए पृथुशीर्तव के 3 वक्र होते हैं। पहला वक्र होता है लेप्टोकर्टिक, उसके बाद होता है मेसोकर्टिक कर्व, देन उसके बाद जो नेक्स्ट नेम होता है वो होता है प्लेकर्टिक कर्व, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लेप्टोकर्टिक कर्व है, मेसोकर्टिक कर्व है एंड प्लेकर्टिक कर्व है। इन तीनों की ही अपनी अपनी विशेषताएं होती हैं। चलिए आइए देख लेते हैं इन तीनों की क्या क्या विशेषताएं हैं। पृथुशीर्तव की माप के लिए निम्नलिखित विधि का प्रयोग किया जाता है। यदि सारणी B2 का मूल्य B3 के बराबर है तो उसे मेसोकॉर्टिक बोलेंगे, यानी कि अगर B2 जो है वो B3 के बराबर है तो वो क्या होगा, मेसोकॉर्टिक होगा। यदि B2 का
मूल्य 3 से अधिक है, यानी कि अगर B2 3 से अधिक है तो वो क्या होगा, लेप्टोकर्टिक होगा। यदि B2 का मूल्य 3 से कम है तो वो प्लेटोकर्टिक होगा। आई होप आपको तीनों चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, यह बताना आवश्यक है कि B2 यानी कि बेटा, यहाँ पे हम इसे बेटा का मूल्य कहते हैं। ठीक है, तो इसी वजह से यहाँ पे जो ये B2 है ये बेटा को दिखाएगा, यानी कि अल्फा बीटा गामा। आई होप आपने सुना होगा। तो ये B बेटा यानी कि B2 का मतलब होता है बेटा का मूल्य ज्ञात करने के लिए है। देखिए यहाँ पे B2 का मूल्य ज्ञात करने के लिए यहाँ पे दिया हुआ है, आपको क्या करना है, बस इनका क्या करना है, देखिए यहाँ पे आपको x दिया हुआ है, आपको क्या करना है, इसका स्क्वायर करना है, एंड देन उसके बाद इसकी क्यूब करनी है, उसके बाद इसकी 4 टाइम्स करनी है, देन इसके बाद fx करना है। fx करने के लिए ये रहा। ठीक है, fx का स्क्वायर करना है, देन fx का क्यूब करना है, देन fx की पावर 4 करनी है। आपको बस यही चीज़ें अपनानी होंगी कि आपको इसकी पावर 4 टाइम करनी है एंड इसकी भी पावर 4 टाइम करनी है। पहले आप इसकी चारों पावर करेंगे, उसके बाद आप fx की चारों पावर करेंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये टेबल आसानी से बन जाएगी, देन आप सारी वैल्यूज़ को पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका जो ये चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4, ये यहीं पे फिनिश होता है। तो अगर आपको नेक्स्ट वीडियो देखनी है तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम चैप्टर नंबर 5 शुरू करेंगे। एंड अगर आपने बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अगर आप हमारे इंस्टाग्राम ID से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे इंस्टाग्राम ID को फॉलो कर सकते हैं। उसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। आप हमसे फेसबुक पेज पर भी कनेक्ट कर सकते हैं और हमारे ब्लॉगर अकाउंट से भी जुड़ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।